नमस्कार बच्चों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना, आपकी विज्ञान की अध्यापिका। और आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 के बारे में, जिसका नाम है धातु और अधातु। आज बात करने वाले हैं इसके भाग 8 के विषय में, जो कि है आपका अभ्यास प्रश्न। अर्थात हम क्या करने वाले हैं कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो आपका चैप्टर 3 है उसके पीछे की जो भी एक्सरसाइज है उसमें जितने प्रश्न हैं, आज हम क्या करेंगे, उन सब को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को इस पहले प्रश्न के साथ। भाई क्या कहता है पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युगल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करेगा। भाई विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करने के लिए आपको पता होनी चाहिए क्या, सक्रियता श्रेणी। यानी हमको क्या पता है भाई कि जो अधिक शक्तिशाली तत्व होगा, अधिक सक्रिय तत्व होगा, अधिक एक्टिव तत्व होगा, जल्दी उत्पाद देगा, वो क्या करेगा, जो आलसी तत्व होगा यानी कि कम अभिक्रिया वाला जो तत्व होगा उसका क्या कर देगा, विस्थापन कर देगा। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन दिए हैं कि जो NaCl का विलयन है उसमें से क्या करो, कॉपर धातु। भाई जो सोडियम क्लोराइड का विलयन और कॉपर धातु दी है। दूसरा दिया है आपका MgCl2 का विलयन और एल्यूमिनियम धातु। तीसरा दिया है FeSO4 विलयन और सिल्वर धातु। चौथा दिया है AgNO3 और आपका कॉपर धातु। वीडियो को कर दो पॉज और देखो कि भाई कौन कर सकता है विस्थापन अभिक्रिया। तो भाई कौन कर सकता है, आपका AgNO3 का जो विलयन है वो अभिक्रिया करेगा कॉपर के साथ। और क्या होगा कि ये जो कॉपर है ये आपका सिल्वर की जगह ले लेगा, क्योंकि जब हमने बात करी थी सक्रियता श्रेणी की तो हमने कहा था भाई कॉपर कहाँ आता है, ऊपर, और आपका जो सिल्वर है और जो गोल्ड है वो कहाँ आते हैं, सबसे नीचे आते हैं। तो ये जो कॉपर है ये क्या करेगा, सिल्वर का विस्थापन कर देगा, तो कॉपर नाइट्रेट का विलयन बना लेगा और यहाँ आपको जो सिल्वर धातु है वो क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या कह रहा है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि जो है उपयुक्त है। भाई लोहे का फ्राई पैन है आपके पास, उस पर क्या लग जाती है, जंग। अब हमको क्या करना है, उसको जंग से बचाना है। तो भाई इनमें से कौन सी विधि जो है वो उपयुक्त है, तो ग्रीस लगा दो, पेंट कर दो, जिंक की परत चढ़ा दो, या उपरोक्त सभी। तो हमने क्या पढ़ा था भाई कि लोहे पर जिंक की पतली परत जब चढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, यशद लेपन। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, जिंक की पतली परत हम क्या करेंगे, चढ़ा देंगे। क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या कह रहा है अगला प्रश्न, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है। भाई कोई धातु दे दी हमने आपको और किसके साथ काम कर रही है, ऑक्सीजन के साथ काम कर रही है। फिर क्या हो रहा है, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित कर रही है। धातु थी, धातु ने ऑक्सीजन के साथ काम किया, क्रिया कर ली, क्या बना दिया, उच्च गलनांक वाला एक यौगिक बना दिया। जो यौगिक क्या है भाई, जल में विलय है। तो आपको बताना है कि ये तत्व क्या हो सकता है। भाई आपका कैल्शियम हो सकता है, कार्बन हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, या लोहा हो सकता है। तो भाई आपको याद होना चाहिए कि कार्बन, सिलिकॉन, लोहा जल में घुलते नहीं है। क्या घुलता है जल में, कैल्शियम जो है वो घुल जाता है। तो उत्तर क्या हो गया है इसका, कैल्शियम हो गया है। चले अगले प्रश्न की तरफ। भाई देखो क्या कह रहा है, खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। भाई जो खाद्य पदार्थ के डिब्बे हैं जिनमें भोजन हम रख रहे हैं उनमें क्या हो रहा है, जिंक की बजाय हम क्या लगा रहे हैं, टिन का लेप लगा रहे हैं। जिंक मतलब आपका Zn और टिन मतलब आपका हो गया Sn। क्लियर हो गया। अब पूछ रहे बताओ क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं, टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, टिन
अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है या फिर टिन की अपेक्षा जिंक जो है कम अभिक्रियाशील है, तो आपका विकल्प स जो है वो सही हो जाएगा कि भाई जो जिंक है ना वो कैसा है भाई, बहुत ही क्रियाशील है। ठीक, अब क्या होगा, क्रिया कर लेगा वो फटाफट से, तो क्या होगा, नए उत्पाद का निर्माण हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, टिन का इस्तेमाल करते हैं। बात यहाँ तक समझ में आ गई है कि नहीं आई है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे पास अगला प्रश्न क्या कह रहा है। आपको दे दिया एक हथौड़ा, एक बैटरी, बल्ब, तार, स्विच दिया गया है भाई आपको। हमने क्या करा, आपको ये सब दे दिया, हथौड़ा दे दिया, बैटरी दे दी, बल्ब दे दिया, तार, स्विच सब दे दिया आपको। अब क्या करवाना है हमको आपसे कि इनका उपयोग कर धातुओं और अधातुओं के नमूनों के बीच में आप अंतर कैसे करेंगे भाई। हमने क्या किया, आपको ये सब सामान दे दिया और हम कह रहे हैं बताओ भाई कि आप इनका उपयोग करके कि कौन सी तो धातु है और कौन सी अधातु है। तो भाई बहुत आसान है, हम क्या करेंगे, हमने पढ़ा है कि धातु जो होगी उसको क्या कर सकते हो, हथौड़े से पीट पीट कर किसमें परिवर्तित कर सकते हैं, चादर मानी शीट में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर शीट में परिवर्तित होती है तो धातु है, और अगर टुकड़ों में परिवर्तित होती है तो कौन है, अधातु। यानी आपके पास क्या था भाई, हथौड़ा, हथौड़े से अगर वो शीट में परिवर्तित हो गई तो धातु, और अगर टुकड़ों में परिवर्तित हो गई तो आपकी अधातु हो गई। दूसरा देखो क्या है, बैटरी, बल्ब, तार, स्विच, यानी एक आपके पास परिपथ है। अब अगर परिपथ में बल्ब जो है प्रकाशित हो गया तो कौन है, धातु है। ठीक, बल्ब का क्या हुआ, प्रकाशित हुआ अगर बल्ब तो धातु है, और नहीं प्रकाशित हुआ तो क्या हो गया भाई, अधातु। क्योंकि क्या पढ़ा था कि जो धातु है विद्युत की कैसी होती हैं, सुचालक होती हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक, देख लेते हैं भाई। हथौड़े के उपयोग द्वारा धातु को पतली जो चादर है या जो शीट है उसमें परिवर्तित किया जा सकता है। यदि परिवर्तित हो जाती है तो धातु है, यदि टुकड़ों में टूटती है तो कौन है भाई, अधातु है। और इसी प्रकार जब आपके पास बैटरी, तार या हम कहें संपूर्ण परिपथ है तो क्या होगा, बल्ब अगर प्रकाशित हो गया आपका तो क्या हो गया भाई, धातु हो गई, अन्यथा क्या होगी, अधातु होगी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, धातुओं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन करो। भाई ये जो हमने आपको दिए थे करने के लिए, जो भी हथौड़ा, आपका परिपथ, ये कैसे उपयोगी है भाई, उपयोगी तो है कि हमने क्या करा, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं कराई भाई, कोई रसायन को इधर उधर नहीं मिलाया। हमने क्या करा, सीधा ही भौतिक परिवर्तनों के आधार पे बता दिया कि ये तो धातु होगी और ये क्या होगी, अधातु होगी। तो देखो भाई, उपरोक्त परीक्षण धातु अधातु के बीच अंतर करने के लिए कैसे हैं, उपयोगी हैं। क्योंकि हमने क्या किया है, भौतिक परिवर्तनों के आधार पर या भौतिक गुणों के आधार पर बता दिया कि भाई कौन सी तो धातु है और कौन सी अधातु है। हम इतने समझदार है कि रासायनिक परिवर्तन हमको नहीं कराना पड़ा। क्लियर हो गया भाई। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, और ये क्या कह रहा है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, उदाहरण भी दे दो। भाई उभयधर्मी, ये हमने क्या पढ़ा था भाई कि क्या हो कि ऐसे धातु ऑक्साइड्स हों जो कि क्या करें, अम्ल से भी अभिक्रिया करें, क्षार से भी अभिक्रिया करें, और दोनों से अभिक्रिया करके क्या दे दे, लवण और आपका जल दे दे। यानी आपके पास कौन हो भाई, ऐसा तो धातु ऑक्साइड हो। ठीक, अब ये धातु ऑक्साइड क्या कर रहा है, अम्ल से अभिक्रिया कर ले या फिर आपका क्षारक से या क्षार से अभिक्रिया कर ले। उत्पाद में क्या दे दे, आपको लवण प्लस जल दे दे। ठीक, तो क्या होगा, ये जो ऑक्साइड है आपका, ये कैसा हो जाएगा, उभयधर्मी। और हमने उदाहरण भी देख लिया था कि भाई आपका एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और आपका जिंक का ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो देखो भाई क्या कह रहे हैं,
वह धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल देती है उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाती है। उदाहरण एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया और जिंक ऑक्साइड। तो भाई देखो, एल्यूमिनियम की अभिक्रिया अम्ल के साथ और क्षार के साथ, दोनों के साथ क्या मिल रहा है? लवण, और क्या मिल रहा है? जल यहाँ पर हमको मिल रहा है। याद हो गया? क्लियर हो गया? कुछ रटना नहीं है, इतना समझ लो कि उभयधर्मी का मतलब हो गया अम्ल क्षार दोनों से अभिक्रिया करेंगे। जब दोनों से अभिक्रिया कर दी तो उत्पाद में लवण और जल ये आपको देंगे। क्लियर हो गया? और उदाहरण क्या हो गया? एल्यूमिनियम और जिंक के ऑक्साइड। क्लियर है? चले अगले प्रश्न की तरफ। तो क्या कह रहा है भाई? दो धातुओं के नाम बताइए जो तनु अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे। भाई ऐसी दो धातु बता दो जो तनु अम्ल से क्या करे, जब अभिक्रिया हो हाइड्रोजन को विस्थापित कर दे। और ऐसी दो धातु भी बताओ जो क्या करे, विस्थापित ना करे। ये रहा, देखो अगला प्रश्न। ठीक भाई, ऐसी दो धातु जो विस्थापित करे तो कौन सी हो सकती है? मैग्नीशियम हो सकती है, जिंक हो सकती है, एल्यूमिनियम हो सकती है, सोडियम हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है। जो विस्थापित नहीं करेगी वो कौन होगी? भाई आपकी कॉपर हो सकती है और आपकी सिल्वर हो सकती है। क्लियर हो गया? तो भाई हमने दो धातु यहाँ लिख दी, मैग्नीशियम और जिंक, जो कि क्या करेगी? विस्थापित कर देगी। क्यों करेगी? क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील है। और जो नहीं करेगी वो कौन है? आपका कॉपर और सिल्वर। तांबा का कॉपर हो गया और चांदी का क्या हो गया भाई? एजी अर्जेंटम, यानी कि आपका सिल्वर। क्लियर हो गया? चलो आगे देखो अगला प्रश्न। किसी धातु एम के विद्युत अपघटनी परीक्षण में आप एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटक किसे बनाएंगे? भाई आपको धातु का परीक्षण करना है, ठीक है भाई, हमको भी करना है। अब धातु आपको एम दे दी, एम क्या? एक्स ले लो, कोई सी भी धातु ले लो, ठीक भाई। अब क्या करना है? बताना है कि एनोड क्या होगा, कैथोड क्या होगा और आपका विद्युत अपघट्य क्या होगा। तो भाई बता देंगे हम। भाई ये जो एनोड है वो अशुद्ध एम धातु हो जाएगी। कैथोड क्या होगी? शुद्ध एम धातु की पतली परत होगी भाई, या पतली पट्टी कह दो। और आपका विद्युत अपघट्य क्या होगा? आपका लवण का विलयन, यानी जो धातु एम दी है उसका जो लवण बनेगा, उसका जो विलयन है वो क्या होगा? विद्युत अपघट्य होगा। क्लियर हो गया भाई? भाई जो अशुद्ध है वो तो एनोड पे जाएगा, शुद्ध पतली परत कैथोड पे जाएगी। अब लवण का विलयन है वो कहाँ चला जाएगा? विद्युत अपघट्य पर चला जाएगा। क्लियर हो गया है? चलो आगे, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भाई प्रत्युष है कोई, उसने क्या करा है? सल्फर चूर्ण को स्पैचुला में लेकर के क्या किया भाई? गरम किया। ये रहा, ठीक, स्पैचुला पे उसने गरम कर लिया। अब चित्र के अनुसार एक परखनली को उल्टा करके उसने क्या करा? उत्सर्जित गैस को इकट्ठा किया। भाई क्या हुआ? सीधा सीधा समझो कि हमने बर्नर लिया, बर्नर में एक चम्मच लगाई, ठीक, और उस चम्मच पे सल्फर को रख दिया। क्लियर हो गया? इसको गर्म कर रहे हैं हम। अब क्या होगा? जैसे ही गर्म होना शुरू हुआ हमने फटाक से इसके ऊपर रख दी परखनली। अब हम क्या करेंगे? देखेंगे भाई गैस निकल रही है ना, उस गैस को उस परखनली में हमने इकट्ठा कर लिया। यही तो किया इसने। अब प्रश्न कह रहा है कि गैस की क्रिया क्या होगी? सूखे लिटमस पत्र से क्या काम कर पाएगी और आर्द्र लिटमस पत्र से क्या काम कर पाएगी। तो आप एक बात देखो कि सल्फर को क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? दहन कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं। फिर सल्फर को जलाने की कोशिश कर रहे हैं, और जलाने में कौन सी गैस सहायक है? ऑक्सीजन सहायक है। तो हमको पता है कि जब सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करेगी तो क्या बनेगा भाई? सल्फर डाइऑक्साइड बनेगी, जो कि कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है भाई? अम्लीय होती है। तो समझ में आ गया कि भाई क्या काम हो रहा होगा। तो भाई देख लो कि जो आपका सूखा लिटमस पत्र है उस पर कोई क्रिया नहीं होगी। होगी क्या भाई? नहीं होगी। और आपका आर्द्र लिटमस पत्र है
उस पर क्या होगा भाई, क्रिया होगी, क्योंकि भाई सूखा लिटमस पत्र पे तो कोई क्रिया होती ही नहीं है। आर्द्र मानी गीला है लिटमस पत्र, अब क्या होगी, क्रिया जरूर होगी, क्योंकि गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और ये क्या करेगी, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगी। अब ये नीले को लाल कर रही है, मतलब ट्रिक याद करो, अनिल, अम्ल नीले को लाल करते हैं, अनील, अम्ल नीले को लाल करते हैं, यानी SO2 कैसी है, अम्लीय है। क्लियर हो गया। और क्रिया करके क्या बनाती है, सल्फ्यूरस अम्ल ये बना लेती है। क्लियर हो गया भाई। अगला प्रश्न कह रहा है, ऊपर की अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक अभिक्रिया को लिखो। तो लिख लेते हैं भाई, सल्फर और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे, आपको मिलेगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि कैसा है, अम्लीय प्रकृति का है। ठीक, अब क्रिया करा दो जल के साथ, तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा, सल्फ्यूरिक नहीं बनेगा। सल्फ्यूरिक होता तो H2SO4 होता, यहाँ SO3 है, SO3 एक O कम, तो मात्रा कम कर दो, सल्फ्यूरिक से सल्फ्यूरस कर दो। क्लियर हो गया है। चलो आगे, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लोहे को जंग से बचाने के भाई 2 तरीके बता दो। भाई सीधा सीधा है, 2 तरीके बता दो। तो भाई एक तो क्या करो, आप जिंक की पतली परत चढ़ा दो, यानी यशद लेपन करा दो, या फिर क्या करो भाई, पेंट कर दो उसके ऊपर, या ग्रीस लगा दो। तो क्या होगा भाई, जो लोहा है वो आपका संक्षारित नहीं होगा, वो आपका क्या होगा, हवा और जो नमी है उसके संपर्क में नहीं आएगा, उसका ह्रास नहीं होगा। तो भाई देखो, तेल, ग्रीस या पेंट लगाने से सतह कैसी होगी, जलरोधी हो जाएगी, तो क्या होगा, संक्षारण नहीं होगा। दूसरा, गैल्वेनीकरण मानी यशद लेपन, तो लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, जो कि क्या करती है भाई, हवा को, आर्द्रता को संपर्क में आने से रोकती है, तो क्या होगा, संक्षारण आपका नहीं होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और क्या कहता है अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती है। भाई अधातुएं जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगी तो कैसा ऑक्साइड बनाएंगी, अम्लीय ऑक्साइड बनाएंगी। भाई कैसा बनाएंगी, तो देखो आपका सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है, जिसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय। अभी हमने देखा था लिटमस पत्र के प्रयोग के माध्यम से। क्लियर हो गया है। चलूं आगे, देखिए अगला प्रश्न। कारण बताइए भाई, अब कारण बताना है आपको। ठीक, प्लेटिनम, सोना और चांदी। प्लेटिनम का संकेत क्या हो गया भाई, Pt। सोने का क्या हो गया है आपका Au। चांदी का क्या हो गया है Ag। क्लियर। का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। भाई क्यों करते हैं इनका उपयोग, भाई एक तो क्या है, ये बहुत ही सुंदर दिखती है, चमकदार दिखती है। ठीक, दूसरी क्या है, आघात वर्धीय है, यानी क्या होता है भाई, इनको पीट करके चादर के रूप में भी परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, यानी आप कोई भी आकृति इसकी बना सकते हैं। दूसरा क्या है, आसानी से संचारित नहीं होती, जल्दी से अभिक्रिया नहीं कर लेती किसी के भी साथ, इसलिए हम क्या करते हैं, इनके आभूषण पहन लेते हैं। ठीक है, देखो ये बहुत चमकदार है, आघात वर्धीय होती है, ये धातुएं जल, वायु, रसायनों के प्रति अभिक्रिया नहीं करती, मतलब कम अभिक्रियाशील है, इसलिए आसानी से संचारित नहीं होती, और इसलिए हम क्या करते हैं भाई, आभूषण बना लेते हैं इनके। क्लियर हो गया। चलूं आगे, देखिए अगला प्रश्न। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, बताओ क्यों। तो भाई देखो, सोडियम का जो संकेत है वो हो गया Na, पोटेशियम का हो गया K और लिथियम का हो गया है Li। अब क्यों करते हैं ऐसा, तो याद होगा सक्रियता श्रेणी में ये ऊपर ही ऊपर आते हैं, और ऊपर ही ऊपर आने का मतलब हो गया है कि बहुत अधिक क्रियाशील हैं। जब बहुत अधिक क्रियाशील हैं तो क्या करेंगे, वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया कर लेंगे और आग पकड़ लेंगे। तो भाई आकस्मिक आग से बचाना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा, इनको मिट्टी के तेल में या कैरोसिन में हमको रखना पड़ेगा।
तो सीधा सीधा लॉजिक क्या हो गया कि बहुत क्रियाशील है तो आग पकड़ लेगी, और आग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, मिट्टी के तेल में इनको रख देते हैं। तो देखो भाई, अधिक अभिक्रियाशील धातु है, ठीक, जल और वायु से क्रिया कर लेती है जल्दी, क्या उत्पन्न करेगी, आग। आग से बचना है इसलिए क्या करेंगे, तेल में इनको संग्रहित करेंगे। चलें आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, भाई सही बात है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में हम करते हैं। भाई क्या है कि एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा क्रियाशील है, पर हम क्या कर रहे हैं, खाना जब बनाते हैं तो एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम का कुकर, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं ना हम। तो बोल रहे हैं क्यों कर रहे हो भाई, अरे भाई ये जो एल्यूमिनियम है ये क्या है, ऊष्मा का अच्छा चालक है, दूसरा वजन में हल्का है, तीसरा ऑक्सीजन से जब ये क्रिया कर लेता है तो ऑक्साइड की परत चढ़ा लेता है, फिर आगे इस पर कोई जंग नहीं लगता, दोबारा ऑक्साइड की परत नहीं चढ़ती, यानी दोबारा ऑक्सीजन से क्रिया ये नहीं करता है। तो भाई देखो, एल्यूमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। अब क्या कर रही है, ऑक्सीजन से क्रिया तो कर ही रही है, करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत ये चढ़ा लेती है। उसके बाद ये परत कैसी है, स्थायी हो जाती है, जो कि इसको आगे संक्षारित होने से या जंग लगने से क्या करती है, रोकती है। तो संक्षारण विरोधी है ये, ठीक। वजन में कैसा है, हल्का, ऊष्मा का कैसा है, सुचालक, इसीलिए क्या करते हैं भाई, खाना बनाने में हम इसका क्या कर लेते हैं, उपयोग कर लेते हैं। क्लियर हो गया, चलूं आगे, देखें अगला प्रश्न। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है, बताओ भाई क्यों करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि जो मध्यम क्रियाशील धातुएं हैं भाई, अयस्क हैं, उनका सांद्रण हुआ, फिर मध्यम क्रियाशील धातु से क्या मिल रहे थे, सल्फाइड के अयस्क, और क्या मिल रहे थे, कार्बोनेट के अयस्क। फिर हम क्या कर रहे थे, इनका निस्तापन और भर्जन करा के धातु ऑक्साइड बना रहे थे। क्यों बना रहे थे कि भाई धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त करना कैसा है, आसान है, इसलिए ये प्रक्रिया हम क्या कर रहे थे। तो देखो, धातुओं को उनके कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क के बजाय ऑक्साइड से आसानी से क्या करते हैं, निष्कर्षित कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए क्या कर रहे थे, हम ऑक्साइड में परिवर्तित कर रहे थे। समझ आ गई बात, चलूं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। आपने तांबे के मलिन बर्तन को, जो खराब बर्तन हो जाता है, ठीक, उस तांबे के बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में इतने प्रभावशाली क्यों हैं भाई क्यों हैं ये खट्टे पदार्थों में कौन है भाई, अम्ल है। खट्टे पदार्थों में कौन होता है, अम्ल होता है, और अम्ल क्या कर रहा है, तांबे से क्रिया कर रहा है। जैसे ही अम्ल तांबे से क्रिया करेगा तो उस पर जो परत चढ़ी हुई है वो क्या होगी, पानी में घुल जाएगी, और जैसे ही घुलेगी तो धातु आपकी कैसी होगी, चमकदार हो जाएगी। देखो भाई, तांबे के बर्तन कुछ समय पश्चात कॉपर की जो परत है वो कार्बोनेट की परत जम जाती है, या तो उस पे ऑक्साइड की परत चढ़ेगी या कार्बोनेट की परत चढ़ेगी। आप क्या कर रहे हो, अम्ल का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि क्या करते हैं, इन्हें हटा देते हैं। जैसे ही हटेगी वैसे ही क्या हो जाएगा, हमारा जो धातु है वो पहले जैसी चमकदार हो जाएगी। क्लियर हो गया, चलो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में क्या करना है भाई, अंतर करना है। भौतिक नहीं, रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर क्या करना है, अंतर करना है। तो देखो भाई, जो धातुएं हैं वो क्षारीय प्रकृति के क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, पर अधातु अम्लीय या उदासीन प्रकृति के ऑक्साइड बनाते हैं। दूसरा, धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, लेकिन अधातु जब काम करेंगे तो क्या दे देंगे, अम्ल आपको दे देंगे। धातु क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं, पर अधातु क्या करेंगे, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। धातु कैसी होती है भाई, धनात्मक होती है, विद्युत धनात्मक होती है, और आपकी अधातु कैसी है, ऋणात्मक होती है। क्लियर हो गया, आपको याद हो हमने पढ़ा था कि धातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन का दान करती है, इसलिए कैसी है,
कैसी है भाई, धनात्मक है। और अधातु क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन ले लेती है, इसलिए कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई या उस पर ऋणायन आ जाता है। क्लियर हो गया। चलूं आगे, देखिए अगला प्रश्न, इतना बड़ा प्रश्न है भाई। देखो क्या कह रहा है, एक व्यक्ति प्रत्येक घर में सुनार बन करके जाता है। एक जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, सुनार बन करके प्रत्येक के घर में जा रहा है और कह रहा है कि पुराने एवं मलिन सोने के आभूषणों को वो क्या कर देगा, पहले जैसी चमक प्रदान कर देगा। भाई ऐसा उसने क्या करा है, ढोंग रचाया है। कोई संदेह किए बिना एक महिला अपने सोने के कंगन उसे दे देती है, जिसे वह एक विशेष विलयन में डालता है और क्या हो रहा है, कंगन जो है वो पहले की तरह या नए की तरह चमकने लगते हैं। लेकिन हुआ क्या कि उनका जो वजन है वो अत्यंत ही कम हो गया। अब महिला बहुत क्या हो गई है भाई, दुखी हो गई है तथा तर्क वितर्क के पश्चात उस व्यक्ति को झुकना पड़ता है। एक जासूस की तरह अगर आप क्या करेंगे, उस विलयन की प्रकृति के बारे में बता सकते हैं या नहीं बता सकते। भाई क्या हुआ, एक आदमी था, ठीक है, उसने क्या करा, ढोंग रचाया कि भाई मैं जो है आपके सोने के जो भी आभूषण हैं पुराने से या जो खराब से हो गए हैं उनको मैं क्या कर दूंगा, चमकदार बना दूंगा, बिल्कुल नए जैसा कर दूंगा। एक महिला आई, उसने कहा अरे वाह भाई ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये ले लो मेरे आभूषण और कर दो भाई नए। अब क्या हुआ कि जैसे ही उसने आभूषण दिए तो आभूषण तो नया हो गया, लेकिन क्या हुआ कि वो जो चमक थी ना वो भी नहीं हो गई। लेकिन क्या हुआ कि भाई उनका जो वजन था वो कैसा हो गया, कम हो गया। तो क्या आप बता सकते हो भाई कि उसने कौन सा विलयन इस्तेमाल किया? बिल्कुल बता सकते हैं, हमने पढ़ा है उसने क्या इस्तेमाल किया है, एक्वा रेजिया इस्तेमाल किया है। अम्ल राज हम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है भाई, आपका HCl और HNO3 होता है। याद आ गया भाई, क्या बोलते हैं इसको, अम्ल राज बोलते हैं। तो देखो एक्वा रेजिया एक अत्यधिक संक्षारक तरल पदार्थ है जिसमें 3 भाग HCl 1 भाग HNO3 होता है। जब कंगन उसमें डूबे तो क्या हुआ, वो जो आपकी परत थी सोने पर जो चढ़ी हुई थी वो क्या हो गई, उसमें घुल गई। तो आपका जो सोने के कंगन थे वो चमकदार तो हो गए, लेकिन अब वजन में कैसे हो गए, हल्के हो गए। तो किस विलयन का उसने इस्तेमाल किया है, एक्वा रेजिया का इस्तेमाल किया है। क्लियर हो गया। चलो आगे, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात जो कि लोहे की मिश्र धातु है इसका उपयोग हम नहीं करते। भी गर्म जल का टैंक बनाना है, आप किसका इस्तेमाल कर रहे हो, तांबे का कर रहे हो, पर इस्पात का नहीं कर रहे हो जो कि लोहे की मिश्र धातु है। भाई हमने पढ़ा था लोहा है उसमें, क्रोमियम है उसमें, निकल है उसमें, इसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे। हम किसका कर रहे हैं, तांबे का। पूछ रहे हैं बताओ क्यों कर रहे हो आप ऐसा, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर ठंडे जल, गरम जल, भाप से क्रिया ही नहीं करता। कॉपर क्या करता है भाई, वो कहता है मैं किसी से क्रिया नहीं करूंगा। कहता है कि नहीं कहता, ना मुझको ठंडा चाहिए, ना मुझको गरम चाहिए और ना ही मुझको भाप चाहिए, मैं किसी के साथ क्रिया नहीं करूंगा। पर इस्पात क्या होता है, भाप से क्रिया करती है। किससे क्रिया करती है, भाप से। यदि गर्म पानी के टैंक में इस्पात का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, लोहा भाप से क्रिया करके संक्षारित हो जाएगा और क्या बन जाएगा भाई, आयरन ऑक्साइड बन जाएगा। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम उसको संक्षारित नहीं होने देंगे, तो हम क्या करेंगे, कॉपर से उसकी क्रिया करवा देंगे, यानी कॉपर का हम टैंक बना लेंगे और इस्पात का टैंक नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें क्या है, लोहा है। क्लियर हो गया है भाई। तो अभी हमने क्या कर लिए, सारे प्रश्नों के हल कर लिए हैं। आपको करना क्या है, इन प्रश्नों को याद करना है, अपनी कॉपी में बिना देखे लिखने का अभ्यास करना है। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ, नए भाग के साथ। धन्यवाद।